हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम होम्योस्टैसिस टर्म, बहुत ही बेसिक टर्म है एचएपी का, वो आज हम डिस्कस करेंगे। होम्योस्टैसिस क्या है? होम्योस्टैसिस का जो डेफिनेशन है, कंपोजिशन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, यानी बॉडी के अंदर जो भी कंपोजिशन है, दैट शुड बी मेंटेन्ड विद इन ए स्पेसिफाइड लिमिट, विद इन स्पेसिफाइड रेंज। सपोज करिए ग्लूकोज बॉडी के अंदर है, इंटरनल इन्वायरमेंट का कंपोजिशन है ये, तो ग्लूकोज 110 टू 140 होना चाहिए। बॉडी टेम्परेचर 97 टू 99 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ऐसे ही कोई भी हार्मोन्स हैं, कोई एंजाइम्स हैं, कोई मिनरल्स हैं, वो सारी चीज़ें एक स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर उसी रेंज में मेंटेन्ड होना चाहिए। अगर वो सारे कंपोजिशंस वो मेंटेन्ड है, उसी स्पेसिफाइड लिमिट में मेंटेन्ड है, तो उसी स्टेट को कहते हैं हम होम्योस्टैसिस। अब होम्योस्टैटिक कंट्रोल के लिए कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, एक बॉडी में वर्क करता है, जिसमें 3 कंपोनेंट होते हैं: डिटेक्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर होना चाहिए। इसको हम जो डेली यूज़ में हम यूज़ करते हैं, जैसे आयरन होगा सबके पास, ऑटोमेटिक आयरन होगा, तो ऑटोमेटिक आयरन में क्या होता है कि 5 से 7 मिनट के बाद वो एक लाइट होता है, इंडिकेटर होता है, वो लाइट ऑन होता है और फिर लाइट ऑफ हो जाता है। तो इसका मतलब अंदर कुछ कंट्रोल सेंटर है, कंट्रोल सिस्टम है, जो कि ऑटो स्विच ऑन स्विच ऑफ कर रहा है। तो क्या होता होगा उस ऑटोमेटिक आयरन में? एक तो होता होगा डिटेक्टर, थर्मामीटर होगा उसमें, थर्मोमीटर डिटेक्ट करेगा टेम्परेचर। सपोज कर लिया हमने नायलॉन पे सेट कर दिया, नायलॉन का टेम्परेचर यानी हमने 210 से 230 के बीच में हमने टेम्परेचर उसको सेट कर दिया। इसी बीच में टेम्परेचर होना चाहिए 210 से नीचे आएगा तो वो फिलामेंट ऑन हो जाएगा, हीटर ऑन हो जाएगा उसका, और 230 से ऊपर अगर चला जाएगा तो वो अपने आप ऑटो स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब उसके अंदर एक डिटेक्टर होता है, डिटेक्टर का सर्किट एक अटैच होगा कंट्रोल सेंटर से, जो कि थर्मोस्टैटिक कंट्रोल होगा, कंट्रोल सेंटर है वो। ठीक है, अब वो कंट्रोल सेंटर डिसाइड करेगा कि हीटर को ऑन करना है या हीटर को ऑफ करना है। ठीक है, उसको पता है कि नायलॉन का लगा हुआ है तो अभी 210 से नीचे जा रहा है तो फिलामेंट को ऑन करना है, अगर 230 से ऊपर जा रहा है तो फिलामेंट को ऑफ करना है। तो ये दूसरे सर्किट के थ्रू इस फिलामेंट को, इस हीटर को, ये हीमोस्टैटिक कंट्रोल सेंटर कंट्रोल करेगा सर्किट 2 के थ्रू। ठीक है, सेम इसी तरीके का जो है हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम होता है, जिसमें 3 कंपोनेंट का होना ज़रूरी है। 3 कंपोनेंट क्या है? डिटेक्टर, सेम इसी तरीके से डिटेक्टर यानी कि जो डिटेक्ट करेगा, बॉडी टेम्परेचर के लिए अलग डिटेक्टर्स होंगे, सेंसरी नर्व एंडिंग्स हैं जो स्किन में, मसल्स में हैं, जो कि बॉडी के टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे, सेंसरी नर्व एंडिंग्स। या किसी तरीके का स्पेशल रिसेप्टर होगा जो डिटेक्ट करेगा, जैसे रेटिना आइज़ में डिटेक्ट करता है लाइट को, ईयर, इंटरनल ईयर में जो रिसेप्टर्स होते हैं ऑर्गन ऑफ क्वालिटी वो डिटेक्ट करते हैं, स्किन में जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स होते हैं हमारे टच सेंसेशन को डिटेक्ट करते हैं। ऐसे स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स होंगे, वो डिटेक्टर का काम करेंगे। उस डिटेक्टर का कनेक्शन, उस रिसेप्टर का कनेक्शन एक सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन से कनेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे सर्किट 1 लगा दिया, वैसे वो इंफॉर्मेशन डिटेक्टर से इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगा? कंट्रोल सेंटर। मेन कंट्रोल सेंटर हमारा क्या है? ब्रेन। ठीक है, तो अब ये ब्रेन को पता है कि अब किसको कंट्रोल करना है, क्या चीज़ कंट्रोल करना है, ग्लूकोज करना है या बॉडी टेम्परेचर करना है। सबके लिए अलग अलग डिटेक्टर हैं, अलग अलग सेंटर हैं। तो ब्रेन फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर को कंट्रोल करेगा। इफेक्टर यहाँ पे क्या हो सकते हैं? ऑर्गन्स हो सकते हैं, मसल्स हो सकते हैं, टिश्यूज हो सकते हैं, ग्लैंड्स हो सकती हैं। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे इफेक्टर क्या था? हीटर या फिलामेंट था। ठीक है, तो ये इसी तरीके से 3 कंपोनेंट काम करती हैं, डिटेक्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। ठीक है, तो अब इसको कंट्रोल करने के लिए तो बॉडी के अंदर निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलता है।
तो मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स कंट्रोल्ड बाय नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, सम रेयर कंडीशन 2 or 3 वी हैव एग्जांपल्स फॉर पॉजिटिव कंट्रोल सिस्टम। हमारी बॉडी में नेगेटिव नहीं पॉजिटिव की ज़रूरत जहाँ पड़ेगी, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को हम समझते हैं कि क्या है नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में हम देखेंगे सेम वही 3 कंपोनेंट काम करेंगे, डिटेक्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर ऑर्गन। तो सपोज करिए ब्लड ग्लूकोज का हमने एग्जांपल ले लिया। ब्लड ग्लूकोज हमारी बॉडी में होना चाहिए 110 से 140 के बीच में, अगर है तो बढ़िया है, नॉर्मल है। अगर इससे ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया है तो वो डिटेक्शन करेंगे, कुछ रिसेप्टर्स होंगे, वो कुछ रिसेप्टर्स होंगे, कुछ नर्व एंडिंग्स होंगे, उस चेंजेस को डिटेक्ट करेंगे और सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू वो डिटेक्टर चेंज करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू कहाँ भेज देंगे, कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन। अब ब्रेन को पता है कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल कितना होना चाहिए और कैसे कंट्रोल होगा इसको पता है। तो ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू, यहाँ पे मोटर न्यूरॉन के थ्रू वो पैंक्रियाज को कंट्रोल करेगा। यानी इफेक्टर ऑर्गन हमारा क्या है, ये पैंक्रियाज। ये जो इफेक्टर है ऑर्गन वो पैंक्रियाज है। मोटर न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन किसको कंट्रोल कर रहा है, पैंक्रियाज को। अब पैंक्रियाज क्या करेगा, पैंक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करेगा। इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड ग्लूकोज को डाउन करना। सबको पता है इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को कैसे करता है, उसका मोड ऑफ एक्शन हम इंसुलिन जब पढ़ेंगे तो इंसुलिन के बारे में देख लेंगे। तो इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड ग्लूकोज डिक्रीज करना। अब ब्लड ग्लूकोज डिक्रीज हो गया, अब क्या करना है, ये इंफॉर्मेशन फिर से सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, अब सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ब्लड ग्लूकोज डाउन हो गया तो कोई इन्फॉर्मेशन ब्रेन को जाएगा नहीं। तो ब्रेन को कोई इन्फॉर्मेशन जाएगा नहीं, यानी ऑटो कट हो गया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया। तो अब ब्रेन से जो मोटर न्यूरॉन आ रही थी, अब वो पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करना भी बंद कर देगा, यानी इफेक्टर को स्विच ऑफ कर दिया। अब स्विच ऑफ कर दिया तो पैंक्रियाज स्विच ऑफ हो गया, यानी कि इंसुलिन का सिक्रीशन बंद हो गया। अब इंसुलिन का सिक्रीशन डिक्रीज हो गया, इंसुलिन का लेवल डिक्रीज हो गया तो ब्लड ग्लूकोज फिर से बढ़ने लगा, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को कम करता है। इंसुलिन कम लेवल हो गया तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा। तो यही प्रोसेस, यही साइकिल चलता है। अगर ब्लड ग्लूकोज बढ़ रहा है तो फिर ब्लड ग्लूकोज को घटाना है, अगर ब्लड ग्लूकोज घट रहा है तो उसको फिर इंसुलिन के थ्रू स्टिमुलेट करके थ्रू इसको कंट्रोल करना है। तो ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। अब निगेटिव फीडबैक में इसी तरीके से बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है। बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, सेंसरी नर्व एंडिंग्स उसको डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्ट करके ब्रेन हाइपोथैलेमस टेम्परेचर कंट्रोल करता है तो हाइपोथैलेमस को सेंटर भेज देगा सेंसरी न्यूरॉन। अब ब्रेन वो बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज कराएगा, किसी इफेक्टर यानी स्किन और मसल पे वर्क करके उसको बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। तो इफेक्टर ऑर्गन हमारा उस केस में मसल्स होगा। तो यही 3 कंपोनेंट हर तरह से हर एक लेवल, हर एक इंटरनल कंपोजिशन को मेंटेन करता है। इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब हम देखते हैं पॉजिटिव फीडबैक, समझेंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में भी डिटेक्टर, ब्रेन सेंटर यानी कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर वर्क करेंगे। बस यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे स्टिमुलस बढ़ेगा वैसे वैसे रिस्पॉन्स बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर प्रेस हमारा है, आयरन है, तो जैसे जैसे हम जो है प्रेस करते जाएंगे, बॉडी उसका टेम्परेचर जो है, हीट जो है उसका बढ़ता ही जाएगा, कहीं कंट्रोल नहीं होगा, ऑटो कट नहीं होगा, और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। हम लोग जब कोयला वाला प्रेस यूज़ करते थे तो उसमें जैसे जैसे कोयला जलता रहता था उसका टेम्परेचर हाई हो जाता था। किसी भी कपड़े पे आप करिए, हर कपड़े पे वही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है, उसी फंडे को समझ लीजिए, यहाँ पे है ऑक्सीटोसिन के केस में कैसे क्या होता है, सबको पता है। लेबर जो ऑक्सीटोसिन है यूट्राइस का कंट्रैक्शन कराता है, यूट्रस का कंट्रैक्शन कराता है। ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। तो ये मैंने बनाया है, फीटस बनाया हुआ है, ये फीटस, ये हेड बना हुआ है, हेड पार्ट, और ये यूट्रस बनाया है, ठीक है। तो ये यूट्रस है। अब ये डिलीवरी के टाइम में, लेबर पेन के टाइम में क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत हाई होता है, पीक पे होता है डिलीवरी टाइम में, ठीक है। नॉन प्रेग्नेंट में ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत ही लिटिल मात्रा में होता है, लेकिन जो
डिलीवरी के टाइम में ऑक्सीटोसिन का लेवल पीक होता है और इसका काम क्या है, ऑक्सीटोसिन का कंट्रैक्शन कराना। तो यहाँ से जब कंट्रैक्शन होता है तो बेबी आगे की तरफ मूव करता है, फॉरवर्ड होता है इससे। अब ये सर्विक्स रीजन में जैसे ही आता है, इस रीजन में हेड टकराता है, तो क्या होता है कि सर्विक्स में स्ट्रेचिंग होती है। अब वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, वो स्ट्रेच रिसेप्टर यानी डिटेक्टर का काम करेंगे। वो क्या काम करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। क्या डिटेक्ट कर रहे हैं, ये स्ट्रेचिंग डिटेक्ट कर रहे हैं और उसको फिर उस स्ट्रेचिंग को डिटेक्ट करके सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, देखिए डिटेक्टर यानी स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे वॉल्स में, सर्विस की वॉल में। जब हेड मूव करेगा तो ये नैरो पॉइंट होता है, ये स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच रिसेप्टर डिटेक्ट स्ट्रेचिंग और सेंड इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। ब्रेन यानी हाइपोथैलेमस रीजन है, वहाँ पे ये सेंटर पे जो है सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके जाएगा कि यहाँ स्ट्रेचिंग हो रही है भाई। तो ब्रेन क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन, एक नया मोटर न्यूरॉन भेजेगा। किसको भेजेगा, इफेक्टर ऑर्गन यहाँ पे क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसको ये स्टिमुलेट करेगा और वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी फिर क्या रिलीज करेगा बेटा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा और ऑक्सीटोसिन रिलीज करने के बाद फिर क्या, ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, इसको और पावरफुल कंट्रैक्शन कराएगा। इसको स्ट्रेचिंग जब ये जब और पावरफुल कंट्रैक्शन होगा तो ये हेड यहाँ पे मूव करेगा, या यहाँ पे जब मूव करेगा तो और नैरो होता जाएगा सर्विक्स, वेजाइनल कैनाल में आएगा तो और ज़्यादा स्ट्रेचिंग। आप देखिए वहाँ पे उस समय जब स्ट्रेचिंग होती है उसकी वजह से कितना पेन होता है। कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा डिलीवरी के टाइम में पेन जो है रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, डॉलर में यूज़ करते हैं पेन को रिकॉर्ड करते हैं, तो वो पेन ज़्यादा बढ़ता है, यानी स्ट्रेचिंग ज़्यादा हो रही है। तो जैसे जैसे स्ट्रेचिंग, अब वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स फिर से उसको डिटेक्ट करेंगे, मोर स्ट्रेचिंग, मोर डिटेक्शन, मोर स्टिमुलेशन। फिर वो ब्रेन फिर क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी से और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज कराएगा, और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन, और ज़्यादा पावरफुल कंट्रैक्शन, और ज़्यादा पावरफुल कंट्रैक्शन। उसी तरीके से फिर और ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी, और ज़्यादा स्टिमुलस, और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज, और ज़्यादा कंट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं स्ट्रेचिंग, जैसे जैसे स्टिमुलस बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे रेस्पॉन्स भी बढ़ता जा रहा है। अब जैसे ही ये पूरा कंट्रैक्शन होगा, पावरफुल कंट्रैक्शन से बेबी का डिलीवर होगा। बेबी के निकलने के बाद ये जो सर्विक्स है वो पूरा वेजाइनल कैनाल है वो ऑटोमेटिक पूरा रिलैक्स हो जाएगा। आफ्टर डिलीवरी क्या होगा, ये रिलैक्स हो जाएगा, वेजाइनल कैनाल सर्विक्स रिलैक्स हो जाएगा। अब कोई स्ट्रेचिंग नहीं है तो कोई स्ट्रेच रिसेप्टर उसको डिटेक्शन नहीं हो रहा है तो कोई इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं जाएगा। अब ब्रेन तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगा तो कोई मोटर न्यूरॉन पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट नहीं करेगा, कोई ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव में रिवर्स चलता है, जैसे जैसे स्टिमुलस बढ़ाओगे रिस्पांस डिक्रीज हो जाएगा, स्टिमुलस कम कर दोगे रिस्पांस बढ़ेगा। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में स्टिमुलस बढ़ाते जाओगे तो रिस्पांस बढ़ता जाएगा। तो ये रहा होम्योस्टैटिक कंट्रोल, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।